हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपके इकोनॉमिक्स के +1 के सिलेबस का एक पार्ट है। और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पहला चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स के नाम आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स, और ये आप देख रहे हैं जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो सबसे पहले क्लास 1 में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से, इकोनॉमी की डेफिनेशन से। बेसिकली इकोनॉमी क्या होती है? अ फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करके कंज्यूमर को दिया जाता है और कंज्यूमर उसे कंजम्पशन करता है, उसे कंज्यूम करता है। तो जब जहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मतलब बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से आकर मिलते हैं, एक दूसरे से सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और जहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का काम आपको ये पता है कि पूरी कंट्री में किया जाता है। तो इसीलिए पूरी कंट्री में क्या है, पूरी कंट्री क्या है, एक इकोनॉमी है, क्योंकि कंजम्पशन प्रोडक्शन का काम तो हर जगह किया जाता है। तो इसीलिए हम कंट्री को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी मार्केट से लेकर एक पूरी कंट्री में एक बड़े लेवल पर जब हम प्रोडक्शन या कंजम्पशन को देखते हैं तो उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक मार्केट की बात की जाए तो वो छोटी इकोनॉमी कहलाएगी, अगर पूरी कंट्री की बात की जाए तो वो बड़ी इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, जब हम इकोनॉमी का असेसमेंट करते हैं, मतलब जब हम उसका आकलन करते हैं या उसको जांचते हैं या उसको परखते हैं, तो हमें 2 चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं। पहला ये कि जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि दोनों की जो वांट्स हैं जो चीज़ें वो दोनों जो चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंज्यूमर का एग्ज़ाम्पल लूँ कि कंज्यूमर चाहता है जब मार्केट में वो किसी सामान को लेने जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी चीज़ को लेने गया, किसी कमोडिटी को, जैसे मान लो कि वो मार्केट्स में फ्रूट्स लेने गया, तो वो ये चाहेगा कि मैं जितने भी फ्रूट्स मार्केट में हैं सब ले लूँ। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो भी ले लूँ और जो मुझे नहीं चाहिए शायद वो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उनको भी ले लूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। प्रोड्यूसर भी यही चाहता है। प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई मैं कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, सपोज़ एक प्रोड्यूसर है, वो एक सपोज़ करो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, वो सपोज़ करो स्कूटर बनाता है। ठीक है, वो चाहता है कि भाई मैं स्कूटी भी प्रोड्यूस करूँ, मैं बाइक भी प्रोडक्शन करूँ, मैं कार का भी प्रोडक्शन करूँ। तो इसका मतलब चाहे एक प्रोड्यूसर हो चाहे एक कंज्यूमर हो, दोनों की जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड है। और दोनों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्केर्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक कंज्यूमर है वो मार्केट में कुछ पैसे लेकर गया है तो उसके पास हमेशा इतने पैसे होंगे कि वो मार्केट में सब कुछ खरीद लेगा। इसी तरीके से प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जितनी भी चीज़ें बनाना चाहता है ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसके पास वो चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर के पास भी और एक कंज्यूमर के पास भी रिसोर्सेज हमेशा क्या रहते हैं, स्केर्ड्स रहते हैं। ठीक है, अब जो ये 2 फैक्ट्स इकोनॉमी से निकल कर आते हैं, एक इकोनॉमी में जो ये फैक्ट्स निकल कर आते हैं, ये हमेशा फैक्ट्स हमेशा रहते हैं कि हमेशा ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स रहेंगी वो अनलिमिटेड रहेंगी। हमेशा आप कभी भी अपने आप को ऑब्जर्व करके देख लें तो ह्यूमन बींग्स की वांट्स जो रहेंगी वो हमेशा अनलिमिटेड रहेंगी, और हमेशा उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमेशा क्या रहेंगे, स्केर्ड का मतलब होता है लिमिटेड। मतलब जितना आप अपने रिसोर्सेज से जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो हमेशा रिसोर्सेज आपके पास कम ही रहेंगे। और इकोनॉमी के अंदर जब ये 2 फैक्ट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन के ज़रिए मैंने बता ही दिया आपको कि ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड होना और उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का स्केर्ड होना, ये दोनों हमारी एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अगली डेफिनेशन से, इकोनॉमिक्स से। तो चलो, प्रॉब्लम तो हमारे सामने आ गई। अब इस प्रॉब्लम को लेकर तो हम चल नहीं सकते, प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं तो हमें सॉल्यूशन करना ही पड़ता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली एक स्टडी है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई गई है। इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही उसका एक ऑप्शन है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक बेसिकली क्या है, एक स्टडी है जो इस पे की जाती है ह्यूमन बिहेवियर पर। यहाँ पर ह्यूमन को आप यहीं से कंसिडर करेंगे, ह्यूमन का मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से है कि एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करते हैं
जब उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जब एक प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करूं, एक कंज्यूमर चाहता है कि मार्केट में मैं जाऊं और जो चीज़ें मैं लूं मैं उन सारी चीज़ों से अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ। लेकिन दोनों के पास ही जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्केर्ड। ठीक है, जैसे आप हमेशा मार्केट में जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपके पास जो मनी होती है, जो पैसे होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और मार्केट में आप सामान देखते हो, कमोडिटीज़ देखते हो, वो अनलिमिटेड होती हैं और आपकी वॉन्ट्स भी उनको देखकर अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो इसीलिए एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों अपने स्केर्ड रिसोर्सेज के होते हुए उनका किस तरीके से एलोकेशन करते हैं और अपनी अनलिमिटेड वांट को फुलफ़िल करते हैं, इसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि एक कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट में जाता है और अपनी लिमिटेड इनकम से अपना अनलिमिटेड वांट को पूरा करता है, और एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपनी ही जो उसकी प्रोडक्शन की अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको कैसे पूरा करता है। तो वो हमारा स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। चलिए हम फर्दर स्टडी करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जब हम ये स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर स्टडी को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर एक कंज्यूमर को लेकर कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किस तरीके से वांट्स जनरेट करता है, किस तरीके से वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, या प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रोडक्शन करता है, किस तरीके से प्रोडक्शन करता है, किस तरीके से वो कॉस्ट डिसाइड करता है, किस तरीके से वो प्राइस डिसाइड करता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो का मतलब होता है बेसिकली स्मॉल। ये ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो का यूज़ किया जाता है और माइक्रो का मीनिंग जो होता है, मीन्स जो होता है वो होता है स्मॉल। तो इसी तरीके से जब हम पूरी कंट्री के जितने भी कंज्यूमर्स हैं जब हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं, और पूरी कंट्री के जितने भी प्रोड्यूसर हैं जब हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं, टोटल कंज्यूमर्स पूरी कंट्री में और टोटल प्रोड्यूसर पूरी कंट्री में जब उनके ऊपर स्टडी करते हैं, बेसिकली ये जो स्टडी की जाती है गवर्नमेंट करती है। तो जब गवर्नमेंट ये स्टडी करती है कि पूरी कंट्री में जितने कंज्यूमर्स हैं वो कितना डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और किस तरीके से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो जब इस चीज़ की स्टडी की जाती है, गवर्नमेंट स्टडी करती है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप ये इस इमेज में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट की है। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर, यहाँ कंज्यूमर। इसका मतलब जहाँ पर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स आपस में एक दूसरे से आकर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से आकर मिलते हैं, एक दूसरे से आकर अपनी बाइंग और सेलिंग को पूरा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमी। सपोज़ करिए कि एक एरिया है एक पार्क है, ठीक है, जहाँ पर आकर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो आप उस एक पर्टिकुलर एरिया को इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ तो ना तो कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना कोई कंजम्पशन हो रहा है, ना कोई सेलिंग परचेजिंग हो रही है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है, तो आप उसे इकोनॉमी नहीं बोलेंगे। तो जहाँ पर कंट्री में, पूरी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर एरिया में या मार्केट में, पर्टिकुलर एरिया में जिसे हम मार्केट बोलते हैं, जहाँ पर आपका सेलिंग और परचेजिंग का काम हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब हम ये स्टडी करते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के ऊपर कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहता है या प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या रहता है, तो अगर कंज्यूमर पर्टिकुलर किसी एक कंज्यूमर, एक बायर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ बातें हम उसमें स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर की वांट्स क्या है, कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या होगी, मतलब कितना वो गेन कर रहा है, कितना वो अपने आप को किस लेवल पर सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम उसको न्यूमेरिकली उसको ऑब्जर्व करते हैं, कितना वो सेटिस्फाई कर पा रहा है अपने आप को, तो हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी वांट्स के बारे में पढ़ते हैं, या उसको कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाता है, उसके बिहेवियर में ये बातें हम पढ़ते हैं। और इसी तरीके से प्रोड्यूसर के बिहेवियर में हम ये पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रोडक्शन करता है, किस तरीके से वो कॉस्ट को ध्यान में रखता है, और किस तरीके से वो अपने प्राइस को डिटरमाइन करता है जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो कंज्यूमर होता है वो एक बायर होता है जो डिमांड साइड पे होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो सेलर होता है जो सप्लाई साइड पे होता है। तो इसमें हम डिमांड और सप्लाई को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को लेकर या पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब स्मॉल। ठीक है, स्मॉल एरिया। और जब हम स्टडी करते हैं पूरे ओवरऑल कंट्री के कंज्यूमर्स की या पूरे ओवरऑल कंट्री के प्रोड्यूसर्स की, मतलब हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर कितना पूरी कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर करेगा अपने कंजम्पशन के ऊपर, और कितना प्रोड्यूसर टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर के लिए। तो ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल प्रोडक्शन ये हमें देखना होता है। और बेसिकली मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट देखती है। जो ये स्टडी की जाती है ना, ये गवर्नमेंट बड़े स्केल पर स्टडी करती है, ये देखने के लिए कि टोटल कंट्री में कितनी एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड या टोटल एग्रीगेट डिमांड, इसको हम एक ही पैरामीटर पे देखेंगे, और एग्रीगेट सप्लाई और टोटल आउटपुट ये भी एक पैरामीटर पे है। तो गवर्नमेंट जब एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को स्टडी करती है तो
तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़े स्केल पर जब हम स्टडी करते हैं। जब गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पर स्टडी करती है ना, तो बेसिकली उसको स्टडी करने के पीछे जो मेन मोटो होता है, जो मेन पर्पज़ होता है, वो होता है कि टोटल कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हुई और उस इनकम के जनरेट होने से किन किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितना एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, ये सब गवर्नमेंट देखना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंट्री का वेलफेयर देखना चाहेगी, भाई कंट्री में लोग कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास कितनी पर कैपिटा इनकम है। ये तभी पता चल पाता है जब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को चेक कर पाती है। और जब हम एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एक प्रोड्यूसर चाहता है प्राइस को डिटरमाइन करना, कि भाई वो प्राइस को डिटरमाइन करेगा तभी तो वो प्रॉफिट को इवैल्यूएट कर पाएगा। तो इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे कहीं ना कहीं हम बोलते हैं प्राइस डिटरमिनेशन थ्योरी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेन मोटो जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो प्रोड्यूसर का होता है स्टडी करना कि अपनी की प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली, देखो मैंने एरो बना रखा है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो है प्राइस डिटरमिनेशन। क्योंकि प्राइस से ही सब कुछ डिसाइड होता है कि एक कंज्यूमर कितने प्राइस में उसे खरीदेगा और कितने प्राइस में प्रोड्यूसर को कितना प्रॉफिट होगा। अब ये तो हो गई माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, यहाँ पर देखिए, ये जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केयर्स, ठीक है। इन्हीं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को लेकर हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आई हैं एक इकोनॉमी में, उसके होने के पीछे जो कारण है, जो रीजंस हैं, वो ये रीजंस मैंने आपको दिए हुए हैं। 2 रीजंस तो आपको बता ही दिए थे कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं, और जो वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्ड होते हैं। इसके साथ साथ 2 प्रॉब्लम्स और आती हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम अपनी वांट्स को उन लिमिटेड रिसोर्सेज से भी पूरा नहीं करेंगे। भाई जितने रिसोर्सेज हैं उनसे तो पूरा करें। तो अब उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से, कौन सी वांट्स के ऊपर उनसे लगाएं, कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें। अब जितनी भी वांट्स हैं, ठीक है, मान लो आपने एक सीरीज़ बना रखी है वांट्स की कि भाई मुझे मार्केट में जाकर मान लो सपोज एप्पल लेना है, ऑरेंज लेना है, बनाना लेना है, तो आपके पास इनकम तो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड इनकम में आप किन किन चीज़ों को पहले खरीदना चाहेंगे, किस तरीके से आप अपने पैसों को उस पर यूटिलाइज़ करेंगे। तो थर्ड जो रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जो तीसरा रीज़न है वो है रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेट यूज, कि किस तरीके से हमें उनको रिसोर्सेज को यूज़ करना, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। डिफर इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो वांट्स है, ठीक है, हर वांट्स का अपना एक इंटेंसिटी होती है, अपनी एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है, अपनी एक यूज़फुलनेस होती है। यूज़फुलनेस की अगर हम बात करें, उपयोगिता, तो वो भी अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें भी आप प्रॉब्लम आती है आपको कि भाई मैं ये खरीदूँ तो मुझे इसमें ये फ़ायदा मिलेगा, या ये खरीदूँ। अब सपोज़ करो बनाना है या एप्पल है या ऑरेंज है, हर किसी की अपनी एक यूज़फुलनेस है, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं क्या खरीदूँ। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक पिक्चर के ज़रिए आपको आइडिया लग पाएगा। देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये बायर्स हैं और सेलर्स ने ऑलरेडी सामान यहाँ पर प्रोड्यूस करके एक शेल्फ में रखा हुआ है। अब आपके पास देखिए ये सारी चीज़ें, मान लो आपका मन करता है ये सब चीज़ें खरीदने का, लेकिन आप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपके पास जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है कि आप चाहेंगे जो ऊपर वाली शेल्फ में या जो भी सामान रखा हुआ है सब आप लेना चाहेंगे, लेकिन आपके पास जो इनकम है, जो मनी आप कैरी कर रहे हैं वो लिमिटेड है। तो आप अपनी लिमिटेड इनकम में इन सारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे। तो आप प्रायोरिटी देखते हैं कि भाई मैं किस तरीके से अपनी एक पर्टिकुलर इनकम में कितना पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को परचेज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई करूँ। चलिए अब न्यूमेरिकली एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, जैसे एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर है। एक कंज्यूमर के पास मान लीजिए 10 रुपीज़ है, ठीक है, और एक प्रोड्यूसर के पास मान लीजिए एक लैंड है। अब एक कंज्यूमर के पास 10 रुपीज़ हैं और वो चाहता है कि भाई मैं मार्केट में जाऊँ और मैं मार्केट से एक पेन लेके आऊँ, एक पेंसिल और एक बुक और एक इरेज़र। आप उनकी कॉस्ट देखिए, पेन, पेंसिल, बुक और इरेज़र की कॉस्ट दे रखी है 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 6 रुपीज़ और 2 रुपीज़। अब यहाँ पर हम सारी देखते हैं कि चलो ये एक कंज्यूमर की वांट्स हो गई। अब यहाँ पर हम सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखते हैं, कॉजेज़ को, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं एक छोटे लेवल पर। ह्यूमन वांट्स क्या हैं यहाँ पर? अनलिमिटेड हैं, मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो खरीदना चाहता है, लेकिन हैं उसके पास कितने? 10 रुपये, जो कि क्या है 10 रुपीज़ क्या है? स्केयर्ड। क्योंकि टोटल अगर आप कॉस्ट देखो सारे प्रोडक्ट की कंजम्पशन की, तो यहाँ पर 15 अराउंड 15 रुपीज़ बनते हैं और आपके पास है 10 रुपीज़। तो आपकी जो वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? स्केयर्ड। अब उसके बाद आप ये देखते हैं कि भाई अब मुझे 10 रुपये तो खर्च करने हैं, कुछ ना कुछ तो लेना है, लेकिन मैं इसमें 10 रुपये में लूँ क्या? मैं क्या क्या ले सकता हूँ इसमें? मैं पेन या पेंसिल ले सकता हूँ। अगर आप देखिए पेन, पेंसिल और इरेज़र खरीदते हैं तो आप बुक नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आप बुक और इरेज़र लेते हैं तो आप पेन, पेंसिल नहीं खरीद पाएंगे। तो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखना पड़ेगा और प्रायोरिटी भी देखनी पड़ेगी कि आप लेना क्या चाहते हैं। मान लीजिए बिना बुक के आपका काम चल सकता है, तो आप
पेन, पेंसिल और इरेजर ले सकते हैं। अगर बुक के बिना काम नहीं चलता तो मैक्सिमम आप क्या खरीद सकते हैं, एक बुक और एक पेंसिल खरीद सकते हैं, या बुक और पेन खरीद सकते हैं, या बुक और इरेजर खरीद सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज़। आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप खरीदना क्या चाहते हैं, ठीक है। और वॉन्ट्स डिफर इन इंटेंसिटी। अब देखिए हर चीज़ की अपनी अपनी एक प्रेफरेंस है, अपनी अपनी एक यूज़फुलनेस है। बुक की अपनी यूज़फुलनेस है, इरेज़र की अपनी यूज़फुलनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ख़रीदना क्या चाहते हैं, अलग अलग वॉन्ट्स की अलग अलग इंटेंसिटी होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं खरीदूँ क्या। अब इधर इस तरीके से प्रोड्यूसर के पार्ट पर देखें तो प्रोड्यूसर के पास एक लैंड है। अब वो लैंड जो है वो आप देखिए एक ही लैंड है उसके पास जो लिमिटेड है, और वो इस लैंड पर ग्रो करना चाहता है, खेती करना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है, वीट की भी, शुगर केन की भी और राइस की भी, तीनों चीज़ें वो करना चाहता है, लेकिन लैंड है लिमिटेड। अब एक ही लैंड पे आप ये सारी चीज़ें तो उगा नहीं सकते, ठीक है। अब यही सेम प्रॉब्लम एक प्रोड्यूसर के साथ भी रहती है। उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, कि राइस, वीट और शुगर केन उगाना चाहता है। रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्ड, और रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। अगर वो चाहे तो अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहता है, भैया वो वीट और शुगर केन की फार्मिंग करे या शुगर केन राइस की फार्मिंग करे, और हर चीज़ की अपनी अपनी एक इंटेंसिटी है। अब आप देखिए जो वीट है, जब आप मार्केट में उसे सेल करने जाते हैं तो वीट की जो प्राइस है वो राइस से ज़्यादा मिलता है, शुगर केन का प्राइस अलग है, राइस का अलग है। तो हर किसी की जो इंटेंसिटी है, जो यूज़फुलनेस है, जैसे वीट ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कुछ एरियाज़ में, ठीक है, कुछ एरियाज़ में लोग राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक इंटेंसिटी है। तो यहाँ भी एक प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम आती है कि वो क्या बनाए और क्या बेचे। अब यहाँ पर आप इस इमेज में देखिए, चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इस इमेज में देखिए एक फार्मर है, वो अपने अपने लैंड पे अलग अलग चीज़ें उगा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कुछ पार्ट पर वो कुछ अलग फार्मिंग कर रहा है, कुछ पार्ट पर अलग, ठीक है। तो वो क्या करे, क्योंकि अब उसे तो कुछ ना कुछ जो उसकी वांट्स उसको सेटिस्फाई करना है, तो वो अल्टरनेटिव यूज़ कर रहा है, अल्टरनेटिव तरीके से वो अलग अलग फार्मिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, और आप उस पर, इस लैंड पे हर चीज़ करना चाहते हैं, हर चीज़ उगाना चाहते हैं, हर चीज़ की फार्मिंग करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल है उतना तो करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम एक प्रोड्यूसर के साथ भी है, और ये प्रॉब्लम पूरी कंट्री में सभी प्रोड्यूसर के साथ, ठीक है। यहाँ से हमने आज ये सीखा कि एक इकनॉमी में जब हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शंस होने के बाद हमें ये असेसमेंट पता चल पाता है, ये असेसमेंट हो पाता है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर्ड। और ये प्रॉब्लम आप ये मत समझिए कि ये प्रॉब्लम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। हमेशा डिमांड लोग करते रहेंगे, उनके लिए डिमांड की सप्लाई होती रहेगी, लेकिन हमेशा जो डिमांड्स हैं वही कंज्यूमर की बढ़ती रहेंगी, ठीक है। और प्रोड्यूसर के लिए भी ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। जब वो प्रोडक्शन करेगा तो ये देखेगा कि कंज्यूमर अलग अलग चीज़ों पर डिमांड कर रहा है, तो मुझे अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन भी करना है। तो उसके पास भी रिसोर्सेज हमेशा स्केयर्ड रहेंगे। वो कोशिश करेगा कि मैं कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, और एक कंज्यूमर हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपनी लिमिटेड इनकम में हमेशा अपने लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंग अपनी वांट्स को हमेशा सेटिस्फाई करता रहूं। तो यहाँ पर आज हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ पर कॉजेज़ के बारे में पढ़ा। ये ऊपर कॉजेज़ दिए हुए हैं, और ये मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए आपको कॉजेज़ के बारे में बताया कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.